મારી સાથે કંપનીના एमडी અને સાથે જ सीईओ श्रीवर खेरुका जुड़ाई चुका है। हाय सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है। तकरीबन 11-11.5% का एक इजाफा है। एक जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो मार्जिन के फ्रंट पे था, क्योंकि हम लोग जानते हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े वेरिएंट थे जिसका एक इम्पैक्ट हुआ है। आपकी तरफ से ये पूरा क्वार्टर कैसा था, एक आइडिया, उसी से शुरुआत करें। हाँ, देखिए जो हमारा विकास है, जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है पिछले 9 महीने से। और जो कोविड की इम्पैक्ट अभी पीछे जाती-जाती दिख रही है हमें। और डिमांड काफ़ी मज़बूत है। लेकिन आपने जो कहा रॉ मटेरियल प्राइसेज़, ये ज़रूर काफ़ी बढ़े हुए हैं। और इसका कारण 2-3 कारण हैं। एक तो जो वेंडर्स हैं उन्होंने बढ़ा दिए हैं प्राइसिंग को। दूसरी बात है जो ओशन फ्रेट है वो काफ़ी बढ़ गई है। एक्चुअली 4-5 गुना बढ़ गई है। और तीसरी बात जो है गैस प्राइसेस या इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, ये भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इन तीनों कारण के लिए हमारी कॉस्टिंग काफ़ी ऊँची हो गई है और हमने प्राइस इंक्रीज़ भी अनाउंस किया है। तो मेरे हिसाब से डिमांड में चैलेंज नहीं है, कॉस्ट में ज़रूर प्रेशर था। और वो प्रेशर हमको आगे पास ऑन करना ही पड़ेगा एंड कस्टमर को। कितना क्वांटम है जो आपने ऑलरेडी प्राइस हाइक इस क्वार्टर के दौरान लिया है, और यहाँ से अगर सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, और कितना आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे ये दे पाएँ? हाँ, ज़रूर। हम करीब 8 से 16 टका के बीच में प्राइस इंक्रीज़ हमने लिए हैं, 8 टू 16%। और ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दिए मार्केट में। और मेरे हिसाब से इसको लेने के बाद हमारी कंपनी इनोवेटिव भी है। तो जो सारे प्राइस इंक्रीज़ हमने पास ऑन नहीं किए, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी हम बढ़ाएँगे। और बाकी हम इनोवेशन करेंगे कि कस्टमर को पूरा इफ़ेक्ट नहीं जाए कॉस्ट इंक्रीज़ का। लेकिन हमें मार्जिन्स मेंटेन करने के लिए 8 टू 16% हमें लेना पड़ेगा प्राइस इंक्रीज़। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी समझना चाह रही थी। कंज्यूमर वेयर के अंदर एबिट हम लोग तकरीबन 47% का इजाफा यहाँ देख रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक वेयर में थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है। क्या वजह थी यहाँ से, किस तरीके से परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करें आने वाले क्वार्टर के दौरान? और चूंकि डीमर्जर को लेकर भी मुझे डिस्कशन करना है, पहले एक ये आइडिया, उसके बाद आगे का डिस्कशन करते हैं। ज़रूर। सो साइंटिफिक में जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ, जो वो थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई साइंटिफिक में हुआ, इसलिए उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ा प्राइस इंक्रीज़, थोड़ा मार्जिन हमारे डिक्रीज़ हुए हैं। ये सही है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो प्राइस इंक्रीज़ेज़ के बाद ये मार्जिन्स वापस ऊपर चले जाएँगे और नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे पिछले 2-3 साल के जैसे। तो मुझे नहीं लगता कि वो ये लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट है, ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। और ये शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाएगी। जहाँ की बात रही, जो हमारी विभाजन है, जो हमारी स्प्लिट है दोनों साइंटिफिक और कंज्यूमर डिवीज़न की, हमारी बोर्ड ने अप्रूव की है ये विभाजन को। और हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास जाएँगे, सेबी जैसे एनसीईआरटी, उनके पास ये हमारी प्रपोज़ल जाएगी, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो हम कहते हैं। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारी 2 कंपनी होंगी। एक तो बोरोसिल लिमिटेड, जिसमें कंज्यूमर डिवीज़न रहेगा। और दूसरी कंपनी है बोरोसिल साइंटिफिक। और उसमें हमारी साइंटिफिक डिवीज़न, जिसमें लैबोरेटरी जो प्रोडक्ट्स हैं और फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, वो उसमें चली जाएगी। ओके, और इसका आउटलुक आप कैसे देख रहे हैं आगे जाते हुए? कैसे वैल्यू अनलॉकिंग होगा? पोटेंशियल जनरेशन कितना दिख रहा है इंडिविजुअली, अगर हम लोग दोनों कंपनीज की बातचीत कर रहे हैं तो? देखिए, दोनों कंपनीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और जो मार्केट्स वो ऑपरेट करते हैं, दोनों जो डिविजन्स हैं हमारे, जो आगे 2 कंपनी हो जाएँगी, ये काफ़ी, इनकी ग्रोथ पाथ भी बहुत अच्छी है। फार्मा इंडस्ट्री हम सब जानते हैं काफ़ी ग्रोथ पाथ में है। अभी वैक्सीन्स के अलावे भी जैसे इंडिया रिच होती जा रही है, तो हमारे मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ज़रूर जो साइंटिफिक डिवीज़न है फार्मा को ज़्यादा सर्विस करती है। और वहाँ हमें दिख रहा है कि आगे हमें नए प्रोडक्ट्स भी निकालने पड़ेंगे, इनोवेशन भी करना पड़ेगा। और ग्रोथ भी उतनी आएगी। और मार्जिन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जहाँ की बात हम्म। कंज्यूमर डिवीज़न हो, हमें सब मालूम है कि कोविड के कारण लोग घर पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और जब अपने दोस्तों को बुलाते हैं घर पे, तो खाना खिलाते हैं, तो वो अच्छे क्रॉकरी, अच्छे सर्विंगवेयर में खिलाना चाहेंगे। दूसरी बात है कि प्लास्टिक जो एक पॉल्यूटेंट है, और रिसाइक्लेबल बहुत कठिन तरीके से होती है, वैसे ग्लास एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और हेल्दी भी है।
तो लोगों अब चाह रहे हैं कि प्लास्टिक को स्विच करके अपने घर में, अपने किचन में ग्लास लाएँ, तो उसके लिए भी हमारे काफ़ी एक टेलविंड्स नज़र आ रही हैं। तो दोनों कंपनी, दोनों डिवीज़न हमारे लिए एक बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे आगे जाकर, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हो सकता है अलग हों, जो का कोई इन्वेस्टर को साइंटिफिक में ज़्यादा प्रभाव मिले, कोई दूसरे इन्वेस्टर को कंज्यूमर में ज़्यादा एक आकर्षण हो। तो हम चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर चाहे, एक या दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँ, इसलिए हम इन दोनों डिवीज़न को विभाजन कर रहे हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे और समझनी थी, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में ऑपरेट करते हैं, आप भी एग्री करेंगे कि मार्केट साइज़ काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मार्केट शेयर के फ्रंट पे आपने कितना ट्रांजिशनल शिफ्ट देखा है टुवर्ड्स द ब्रांड दैट वी ऑपरेट इन? एक आइडिया पिछले 1 साल में ये जो हम लोगों ने ट्रांसलेशन देखा है उसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाएँ तो? एग्ज़ैक्ट नंबर्स तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो डेफ़िनिशन ही है कि अनऑर्गनाइज़्ड है, तो कोई उसका डिटेल्स किसी को मालूम नहीं। लेकिन हम जो प्रैक्टिकली एनेक्डोटली जो हम देखते हैं कि अ, अभी चाइना से भी इम्पोर्ट करना थोड़ा कठिन हो गया है। जैसे मैंने पहले कहा, हुँ, ओशन फ्रेट प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो जो एक अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर है, उनके लिए जो कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और जो एक गैप था ब्रांडेड और अनब्रांडेड के बीच में, कॉस्ट कंज्यूमर के लिए प्राइसिंग के हिसाब से, वो कम हो गई। तो इसलिए हमने देखा है कि काफ़ी अनऑर्गनाइज़्ड ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में चली गई है। और इसका जो एक क्वांटम आप जो पूछ रहे हैं, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी जो सेल्स ग्रोथ है, वो मार्केट ग्रोथ से हुँ, ज़्यादा है। तो मार्केट ग्रो अगर हुँ। 10-12% कर रही है, हमारी सेल्स ग्रोथ उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके कारण हमें ये लगता है कि अनऑर्गनाइज़्ड से भी हम शेयर ले रहे हैं। हुँ, ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आप कैपेसिटीज़ के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो 2 या 3 चीज़ें मैं उसके फ्रंट पे डिस्कस करना भी चाह रही थी। इन टर्म्स ऑफ केपेक्स कैसे लाइन्ड अप है? ओपाल वार के बिज़नेस के बारे में आप मुझे पिछली बार भी बता रहे थे, यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन के बारे में सोच रहे हैं, वो किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? और चूँकि ये सेकंड हाफ के अंदर हम लोग ऑलरेडी है, किस तरीके से ट्रैजेक्टरी क्वार्टर 4 को लेकर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लेकर आप प्लान आउट कर रहे हैं? एक आइडिया मुझे अगर आप दे पाएँ? तो हमने अभी करीब 4 अलग-अलग कैपेक्स अनाउंस किए हैं, और सब मिला के हुँ, करीब 600 करोड़ की कैपेक्स हमने की है बोरोसिल लिमिटेड में। और इसमें रफली 50-50 है साइंटिफिक डिवीज़न और हमारे कंज्यूमर डिवीज़न में। तो करीब कंज्यूमर में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 300 सवा 300 करोड़, और करीब पौने 300 करोड़ आप समझ लीजिए साइंटिफिक डिवीज़न में जाएगी अगले 12 से 24 महीने के बीच में। ऑलरेडी हमारी केपेक्स जो आपने कहा ओपल ग्लास, ये ओपल ग्लास करीब 175 करोड़ की केपेक्स हमने जो की है, वो आगे बढ़ रही है। जुलाई अगस्त इस साल में हमें लगता है कि हमारी प्रोडक्शन आ जाएगी। और बाकी जो हमारे 2 और फर्नेस हमने अनाउंस की हैं, वो जनवरी ऑफ 2023 और अप्रैल ऑफ 2023 में आएगी। तो हमारा कैपेक्स हुँ। प्लान काफ़ी सॉलिड है, और सारे जो ऑन ऑन द ग्राउंड जो हम कहते हैं एग्ज़ीक्यूशन टाइम पे हो रही है। और हमें लगता है कि जो हमने लॉन्ग टर्म बोला था कि कंज्यूमर डिवीज़न की ग्रोथ करीब 20% रहेगी, 20% ईयर ऑन ईयर केगर, और साइंटिफिक डिवीज़न की करीब 12%, उससे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही हो अगले 2-3 साल के लिए। हुँ, वो ग्रोथ हमें लग रहा है कि हो जाएगा। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि बजट हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही आता हुआ देखा है, मैं स्पेसिफिक डिस्कशन करूं उससे पहले एक आइडिया, आपने पूरा बजट कैसे देखा है और पूरे सेक्टर की अगर बात कर लें, कैसे एनालाइज किया है इसको? एक आइडिया इसके ऊपर ओवरव्यू मुझे दे पाएँ आप? हाँ, देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फाइनेंस में, और लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो बजट है जिसमें कैपेक्स जो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा, जो अनाउंस किया है, वो सबके लिए, सब भारतवर्षी के लिए बहुत अच्छा है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर बेहतर चाहिए, और कैपेक्स होगा तो देश की ग्रोथ होगी, जॉब्स आएँगे। तो हुँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जो ज़्यादा कैपेक्स करे, वो हमारे देश के लिए ज़्यादा अच्छी है। तो मैं तो कहूँगा कि हुँ, मैं काफ़ी खुश हूँ उस बजट के कारण। और डेफ़िनिटली बजट में सोलर डिवीज़न के लिए भी, सोलराइज़ेशन प्रोग्राम के लिए भी हुँ। अच्छा पॉलिसीज़ अनाउंस हुए हैं। तो मैं हमारी दूसरी कंपनी जो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स के लिए भी ये बजट काफ़ी बेहतर हुआ।